कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 21-24 में देखिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका सिक पेपर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का तो जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। लगभग 30 मिनट के आसपास का वो वीडियो था जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट कराने की उस वीडियो में कोशिश की थी। इस वीडियो में इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ का देखिए जो सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूनिट 1 बहुत बड़ा होता है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 टोटल 4 यूनिट है और कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स से ये बड़ा सिलेबस है। तो ये वीडियो देखिए, पहले बता दे रहा हूँ कितना मिनट का बनेगा कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 30 मिनट से तो पक्का बड़ा ही बनेगा। लगभग ये 4 से 5 GB का लगभग ये वीडियो मुझे अपलोड करने में भी लग जाएगा। तो आप सही बच्चे बस इतना कष्ट करिएगा, वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लेना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस क्या है कंप्लीट बताया हुआ है। और PDF देखिए मत मांगिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट रेडी करने में मेहनत लगी। अगर आप लोग PDF अगर मांगिएगा, सीधा बात है, तो बताइए मेरे मेहनत करने का फायदा क्या रहा। आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरी मेहनत को देखिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप लोग खुद से नोट्स बनाइए देख के, मैं आपको हेल्प यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पूरा सिलेबस को जो डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको करवाने की यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला सवाल देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने विद्या के इस पेपर से भी उठाए हैं। सवाल वहां से जरूर लिया है लेकिन आंसर आपको वहां से नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर स्पष्ट बता दे रहा हूँ। सवाल देखिए पूछने की जो टेक्निक है वो मैंने वहां से जरूर देखे हैं। यहाँ पे सिलेबस मैंने यहाँ से आपको इंटरनेट से आपको दिखा दिया कि सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने आपसे बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाया। क्योंकि गेस्ट पेपर में इतना डिटेल वे भी नहीं दिया, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस डिटेल वे को देखिए मैंने यहाँ से निकाल कर आपसे बच्चों जो भी सवाल एग्जाम बना जाएगा उसमें से पहला सवाल देखिए 15 मार्क्स का अगर पूछेगा तो ये सवाल कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन। ठीक है, ये आपको दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज देखिए कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब 15 मार्क्स का सवाल है तो जितना बड़ा कर लिखिएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। कम से कम 15 नंबर का अगर आता है तो कम से कम 2 पेज 2.5 पेज आपको लिखना कंपलसरी है। भले ही यूनिवर्सिटी वाला कॉपी नहीं चेक करता, लेकिन आपका काम है करके आना। तो आप लोग जो भी है तो अच्छा से लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग आर इंटीमेटली लिंक टू द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। गुड क्वालिटी नेचर एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर एंड वाटर, फर्टाइल लैंड फॉर फूड प्रोडक्शन। इस प्रकार से देखिए कंप्लीट यहाँ पर इंग्लिश के जो विद्यार्थी है वो वीडियो को पॉज करिएगा और लिखिएगा। उसी के बाद एट द सेम टाइम के लिखा हुआ है। ये पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का मैंने बोला है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश में आंसर रहा। अब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे पास अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे पास हिंदी में लिखते हैं, तो उन्हीं को हिंदी में बताने के लिए देखिए ये सवाल के जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच जो संबंध होती है उसकी व्याख्या हमें करनी है। तो मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर्यावरण की स्थिति में देखिए घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो, दोनों एक दूसरे बहुत रूप से जुड़े हुए। अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक वातावरण जो होता है उसमें स्वच्छ हवा और पानी, खाद्य उत्पादन के लिए जो हमारी उपजाऊ भूमि और उत्पादन के लिए ऊर्जा और भौतिक आदानों के मामले में बुनियादी जरूरतें क्या होते प्रदान करते हैं। हरित बुनियादी ढांचा जलवायु को क्या करता है विनियमित करने और बाढ़ को रोकने में क्या आता है बहुत ज्यादा कारगर या फिर कम करता है। हरे और नीले स्थानों तक पहुंचने में मनोरंजन के लिए अवसर प्रदान करना और कल्याण का यह क्या करता है समर्थन करता है। अब कुछ और उदाहरण दिए गए। इसी समय देखिए जो प्रदूषित हवा, शोर और खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने वाले पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मार्ग का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग ने स्वास्थ्य वातावरण के माध्यम से बीमारी को रोकने पर अपने रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें अनुमान लगाया है कि जो WHO यूरोप क्षेत्रों में 53 देशों में 12 से लेकर जो 18% की जो मृत्यु दर होती है वो पर्यावरण तनाव उसके लिए जिम्मेदार है। हवा, पानी और शोर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार से बीमारी को रोका जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा दिल्ली, वहाँ के लोगों की औसतन है लगभग माना जाता है 10 वर्ष घट गई है। लखनऊ की जो औसतन उम्र है वो जो लोग औसतन जो जीते थे वो लगभग 9.5 साल घट गया उनका। तो ये भारत में भी, ये नहीं कि अगर हम बात करें बाहरी देशों, ये भारत में भी अप्लाई होता है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार से बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं और मानव स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। देखिए आवाज में आपको बताऊं थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हेल्थ इशू मैंने आपको बताया हुई है कि लगातार बहुत से वीडियो बनाने से गला बैठ जाता है, डॉक्टर मना भी किया है। तो लेकिन
कंटेंट है, आपसे बच्चों के एग्जाम का जरूरत है, तो वही मैं पूरा करने में थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कितना हो सके वीडियो को देखिएगा और आवाज़ थोड़ा अगर भारी है तो आप लोग थोड़ा संभाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सभी जीव और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री के लिए अपने वातावरण पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। स्वच्छ हवा हो गया, पीने योग्य पानी हो गया, पौष्टिक भोजन हो गया और रहने के लिए सुरक्षित स्थान, कृषि, ऊर्जा और खाद्य उत्पादन, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास में मानव जो क्या करता है, प्रयासों को मनुष्यों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दूरगामी और महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का देखिए आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके कारक आपसे पूछे जा सकते नहीं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हाउ डज इट लीड टू डिजीज इन आवर बॉडी। इससे देखिए हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है वो किस प्रकार से हमें बीमारियां हो सकती है ये बताना है। और ये सवाल 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। देखिए इससे कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आएगा, मालूम होगा आपको, जैसा कि सेमेस्टर 2 में आया था। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों ही आपको कवर करके चलना है, ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव के भरोसे को चलना है। तो एयर पोल्यूशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम भी होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपसे बच्चे लिख भी लीजिएगा। लेकिन एक सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा कि संगमरमर का कैंसर किसे कहा जाता है, मार्बल कैंसर किसे कहा जाता है। और कोई इंटरनेट का यूज मत करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं सब आपसे बच्चों को, और कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने अगर कोई भी इंटरनेट का यूज भी करे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स जरूर बता दीजिएगा सच्चाई से कि मैंने इंटरनेट का उपयोग किया। बाकी आप सभी बच्चे जो भी हैं अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखिएगा। देखिए एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्या इसके कारक है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लिख दिया गया कि किसके कारण होता है। मोस्टली 2 गैसेस हम लोग को, बहुत सारे ऐसे गैसेस तो बहुत सारे होते हैं। अब एसिड रेन भी हमें देखिए डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब लिखना चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार देखिए रोग उत्पन्न करता है ये बताना है। तो वायु प्रदूषण वातावरण में एक या एक से अधिक प्रदूषकों की उपस्थिति है, जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, गैस, धुंध, गंध, ये सब किसी मात्रा जो होती है अगर मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हानिकारक हो सकती है। वायु प्रदूषण से देखिए बहुत सारे हमारे पास जो हमारा कह सकते हैं श्वसन मार्ग होता है उसके माध्यम से ये एंटर करता है। इन प्रदूषकों में देखिए सांस लेने से हमारे जो पूरे शरीर की कोशिका जो सेल्स रहती है उसमें सृजन होगा, ऑक्सीडेटिव होगा, तनाव होगा, कह सकते हैं इम्यूनिप्रेशन होगा और उत्परिवर्तन होगा। जो हमारे शरीर के जो बचे हुए अंग है जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है और हमें ये क्या करता है, ये बीमारी का कारण बनता है। और इसमें एक सवाल देखिए जोड़ लीजिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको इसका कारक भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको यही उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है कि व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट लीडिंग टू डिजीज। देखिए कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट है जिनके कारण हमें क्या होता है, कुछ बीमारियां होती है। लेकिन एयर से संबंधित पूछा गया है, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एज यूजुअल यहाँ पर लिख दिया गया इंग्लिश में, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिखिएगा। और हिंदी मीडियम को देखिए जो हमारे विद्यार्थी है कि रोग उत्पन्न करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो वायु प्रदूषक है वो कौन कौन से हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको मालूम होगा ऐसे बहुत से हमारे पास है। एक हमारे पास कह सकते हैं एसपीएम है, कोई बच्चा अगर एसपीएम जानता है कमेंट बॉक्स बताइएगा। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग साइलेंट किलर गैस के नाम से जाना जाता है, ओजोन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी लोग देखिए शामिल होते हैं। महीन कण देखिए स्वास्थ्य जोखिमों का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि देखिए बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं गहराई तक और रक्त प्रवाह से प्रवेश करके हमारे अंगों को यात्रा कर लेते हैं, जिससे जो हमारे शरीर के उत्तर टिश्यू और या सेल्स रहते हैं उनको प्राणील तक क्षति क्या करती है, ये सब पहुंचाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला सवाल देखिए इसी तरह जिस तरह एयर पोल्यूशन आएगा उसी तरह आपको वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या फिर कह सकते हैं लैंड पोल्यूशन आपको पूछा जाएगा। तो जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल प्रदूषण आप लोग बचपन से ही क्लास साइंस के बुक में पढ़ते आ रहे होंगे या फिर एसएसटी के बुक में अपने पढ़ते होंगे कि क्या होता है जल प्रदूषण, इसके बारे में क्या कारण है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होता है। ये बात यहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के इंग्लिश में लिखा हुआ है और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो देखिए जल प्रदूषण क्या है हमारे पास, तो जल प्रदूषण का तात्पर्य है जल निकायों या इसके स्रोत के संदूषण या प्रदूषण से जो आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के क्या होते हैं परिणाम स्वरूप, जो हमारे मानव के गति कारण होता है। जैसे कोई भी चीज है जल में, अगर हम लोग वो हम जल के देखिए जल में जो चीज मिल गया ठीक है, जल में घुल गया, लेकिन जल में घुलने के बाद क्या करता है वो बहुत देर तक रहता है स्टेबल, कह सकते हैं कि वो पानी में कंपाउंड रह जाएगा, तो पानी के लिए हानिकारक ही होता है बेसिकली। तो जब जल प्रदूषण होता है तो जब हानिकारक पदार्थ अक्सर क्या कर रसायन या सूक्ष्म जो भी हमारे पास वो जल को दूषित करते हैं। जैसे हो गया हमारे पास औद्योगिक आउटलेट, जो सीवेज आ गया, कचरा नाली का पानी हो गया, ये सब जल में मिलकर क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। अब मानव स्वास्थ्य पर देखिए जल प्रदूषण के क्या प्रभाव है, तो 2015 का डाटा दिया हुआ है
कि जल प्रदूषण 80 लाख लोगों के यहाँ पर टोटल विश्व में, सॉरी भारत बोल रहा हूँ, पूरे विश्व को यहाँ डाटा दिया हुआ है। हम हर साल हम लोग क्या करते हैं, असुरक्षित पानी दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोगों को बीमार करता है और प्रदूषित जल अनेक लोगों का भंडार होता है। असुरक्षित पानी से फैलने वाली बीमारी में हैजा हो गया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड, ये सारी की सारी बीमारियां क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास इसी तरह देखिए भूमि प्रदूषण कह सकते हैं या फिर लैंड पॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है वीडियो को एज यूजुअल पॉज कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। तो लैंड पॉल्यूशन होता है क्या आपको मालूम होगा, क्या इफेक्ट है, देखिए क्या कॉजेज है, कारण पूछा जाएगा, याद रखिए बता दे रहा हूँ हर सवाल में। देखिए कॉजेज आपको लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल रहा तो, क्योंकि कितना बड़ा लिखिएगा वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो भूमि प्रदूषण पृथ्वी की सतह या मिट्टी की गिरावट के कारण होता है, या भूमि में ठोस या तरल जो अपशिष्ट पदार्थ है वो एक तरह से जमा होते हैं और जो मिट्टी और भूजल को दूषित करता है, और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी क्या करता है, खतरा हो सकता है। वनों का कटाई हो गया, मिट्टी का क्षरण हो गया, औद्योगिकरण और कचरा क्या करता है, भूमि प्रदूषण के प्राथमिक कारण है। अब देखिए स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, तो त्वचा रोग, कैंसर हो गया। भूमिगत प्रदूषण को बच्चे में विकास संबंधी कमियों से भी जोड़ा गया है। दूषित मिट्टी और पानी में पाए जाने जो रसायन होते हैं जैसे सीसा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और जन्मदोष इन बीमारियों को सृजन करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर अगला सवाल है देखिए, और ये सवाल फिर से 15 नंबर का VVI कर लीजिए। डिटेल में आपको बताना है कि जो कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार ह्यूमन के हेल्थ को, मानव स्वास्थ्य को देखिए किस प्रकार प्रभावित करता है। एकदम VVI सवाल है, क्योंकि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगा यूनिट 2 में, ठीक है, यूनिट 1 और 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मुझे यही लगा। तो ये सवाल तो एकदम करके जाना, इसमें कोई छोड़ के नहीं जाना। इस सवाल को जितना हिसाब से होगा अपने हिसाब से बना के लिखिएगा तो और भी ज्यादा आपको बेटर रहेगा एग्जाम में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्या क्या इफेक्ट है, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये यहाँ पर तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लिखा हुआ है, तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पहला कि आप लोग पढ़ सकते हैं, मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के चरम मौसम के प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है, जिनमें देखिए चोट और जीवन की क्या होती है, हानि होती है। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष हमारे पास कुछ प्रभाव है, जैसा कि फसल की विफलता हो गया, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच की कमी के कारण कुपोषण होता है। जलवायु परिवर्तन जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए कई तरह की जोखिमें पैदा होती है। स्वास्थ्य जोखिमों को देखिए 3 रूप में बांटा गया। एक होता है प्रत्यक्ष अभिनय प्रभाव, उदाहरण के लिए गर्मी की लहरें, चरम मौसम आपदाओं के कारण पारितंत्रिक तंत्र और कह सकते हैं संबंधों में जलवायु से संबंधित परिवर्तन के माध्यम से मध्यस्थ प्रभाव, जैसे फसल की पैदावार हो गई, मच्छर पारिस्थितिकी हो गया, ये कुछ बातें बताई गई है। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, जबकि गर्मी की लहरें में और जंगल की आग क्या होती है, आम होती है। आर्कटिक में देखिए, जो आर्कटिक हमारा कह सकते हैं आर्कटिक ओशन वाला, इसमें बड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो बड़े बड़े हिमनद जो है वो पिघलने लगे और समुद्री बर्फ के जो कह सकते हैं नुकसान में योगदान दिया। उच्च तापमान भी अधिक तीव्रता, सूखा और मौसम की अन्य चरम स्थितियों के कारण बना है। पहाड़ों, प्रभाल भित्ति और आर्कटिक में तेजी से पर्यावरण परिवर्तन कई प्रजातियों को क्या स्थानांतरित करने या विलुप्त करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर भविष्य में होने वाले तापमान को कम करने के लिए सफल भी हो जाते हैं तो कुछ प्रभाव सदियों तक जारी रहेंगे। इनमें समुद्र का जैसे गर्म होना, समुद्र का अम्लीकरण होना और समुद्र के स्तर में क्या होना, यहाँ वृद्धि होना। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, और ये सवाल एग्जाम में देखिए एकदम VVI टॉप लेवल का सवाल है, बता दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लीजिएगा एकदम याद से। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है हरितगृह प्रभाव जिसे आप लोग कहते हैं, और क्या कारण है इसके, किस प्रकार हम लोग देखिए इससे बच सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, क्या स्टेप अपनाना चाहिए। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या इसके देखिए प्रभाव है, इफेक्ट्स ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में वृद्धि होगा, इकोसिस्टम को ये खत्म करेगा, क्लाइमेट चेंज होगा कह सकते हैं, फिर इस पर बीमारियों फैलेगा। तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिख दिया गया था। अब जो हमारे हिंदी माध्यम के जो दर्शक है हमारे पास मौजूद है, तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या इसके प्रभाव है, हमें यहाँ इंग्लिश में आपको दिख रहा है, ग्लोबल हिंदी में आपको आएगा तो हरित गृह प्रभाव लिख के नजर आएगा। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के पास तापमान में जो क्रमिक यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसी घटना को पिछली 1 या 2 शताब्दी देखी गई। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बिगाड़ दिया है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा काफी जो विवादास्पद है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तथ्य के समर्थन में प्रासंगिक डेटा बनाकर दिया है कि पृथ्वी का जो हमारा तापमान है वो लगातार बढ़ता है। जैसे कि देखिए आप लोग देखते हो गर्मी के दिन है, हर वर्ष क्या होता है, कम से कम अप्रैल मंथ में इतनी गर्मी लगती है, लेकिन अभी मार्च ही खत्म नहीं हुआ, मार्च के मिड मार्च में आपको देखो इतना ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि तापमान चेंज लगातार ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसके कुछ प्रभाव है जो यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए मैंने बताया यहाँ पर।
क्या है देखिए कुछ प्रभाव। तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई। 1880 के दशक में तापमान में 1 डिग्री वृद्धि हुई, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने, सीधा बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ जो ग्लेशियर रहेंगे वो पिघलेंगे और जिससे समुद्र का जो स्तर है वो लगातार वृद्धि होगा और तटीय क्षेत्र जो रहेगा वो विनाशकारी प्रभाव पर यहाँ पर पड़ सकता है, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग ने प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स को प्रभावित किया है, जिसमें पौधे और जानवरों के जीव का नुकसान हो सकता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि ने ग्लोबल प्रवाल भित्तियों को नाजुकता के स्तर को और बदतर यहाँ पर बना दिया है। फिर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आया है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। यह जलवायु असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, परिणाम है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। रोगों का देखिए यहाँ पर क्या होता है, फैलाव। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी और आर्द्रता के पैटर्न में देखिए यहाँ बदलाव आया है, इससे बीमारियों को ले जाने और फैलाने वाले मच्छरों की आवाजाही क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर अगला सवाल है हमारे पास, किस तरह देखिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ लिखा हुआ कि द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो कह सकते हैं जो रिलीज होता है, अगर हम उसको सबसे ज्यादा कम कर दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गर्म गैस है। आप अपने नाक के पास हाथ रख के चेक करिएगा, आपको महसूस हो जाएगा गर्म है, ठीक है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। अगर सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे विश्व का जो तापमान है पृथ्वी के, ठीक है, वो लगातार बढ़ेगा और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों लिखा हुआ है। अब कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन हो गया, का वायुमंडल में जो छोड़ा जाना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसे कार्बन की उच्च कीमत निर्धारित करके जैविक कचरे में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैव उत्पादन विधि में वृद्धि करके सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके वन की सुरक्षा करना, ऊर्जा दक्षता और वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार करके क्या कम इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, कि हम लोग किस तरह ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार कम कर सकते हैं। और ये भी सवाल देखिए पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, क्योंकि ये सब के सब सवाल जो है सिलेबस का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब कि वाटर फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये किस प्रकार से देखिए इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें अगर हम लोग जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं तो किस प्रकार से देखिए हमें कई प्रकार की बीमारियां या फिर हमारे वायुमंडल को यह कह सकते हैं प्रदूषित करके बहुत प्रकार की बीमारियों का कह सकते जन्म दे सकते हैं। तो यही सवाल आपके पास पूछा जाए तो फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो नेचुरल प्रोसेस यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाओं द्वारा, जैसे कोई बॉडी बेसिकली सड़ गल गया, उससे जो ईंधन बनता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन नाम से जाना जाता है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो देखिए बहुत सारे होते हैं, इसे लिखना चाहिएगा तो बहुत सारा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन डैमेज तो हमें CO2 का एमिशन जो होता है उसके बारे में सोचना है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी देखिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हमारे पास है कि जीवाश्म ईंधन वही ईंधन है जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे मृत और दबे हुए जो जीव रहते हैं उनके अपघटन से बनने वाला ईंधन होता है। इसके कुछ यहाँ देखिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसे जीवाश्म ईंधन कुछ कारणों से पर्यावरण के लिए हमारे पास हानिकारक है। जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने का जो मुख्य कारण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा के कारण इतना नुकसान होता है कि जब ये जलाया जाता है, जैसे हम लोग कोयला भी जलाते हैं, पेट्रोल जो भी जलाते हैं, सब किस्म जीवाश्म ईंधन है। CO2 के जलने और निकलने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन आता है, या कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा योगदान देता है। और जैसे सीधा बात है हमारे वातावरण में अधिक CO2 अगर होगा तो सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में जो प्रयास से वापस भेजने रोकता है, जिससे हमारा जो ग्रह होता है वो ग्लोबल वार्मिंग या कह सकते गर्म होता रहता है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो केवल CO2 गैस तो नहीं निकलेगा, इससे अन्य हानिकारक गैस निकलता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग को मालूम है कि एसिड रेन होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण और स्मोक होता है, यानी कोहरा फैल जाता है बेसिकली चारों तरफ। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल आप अपने हिसाब से चाहे तो जितना बड़ा हो सकता है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला सवाल आपको पूछा जाएगा एसिड रेन क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या है। तो क्लास 8 का बुक या क्लास 7 की बुक में आपको पूरा डिटेल में देखिए मिल जाएगा। एस चांद के बुक को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वो वहाँ बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो एसिड रेन क्या है देखिए, जब हम लोग जानते हैं पहले तो हिंदी में अम्ल वर्षा, और एक मैंने आपको कुछ सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि संगमरमर का कैंसर या फिर मार्बल कैंसर के नाम से कैसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लिख लीजिएगा। और वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा अभी मार्बल कैंसर के नाम से कैसे जाना था वो आप लोग बताइएगा। तो अम्ल वर्षा सरलतम रूप से वर्षा के रूप में अम्ल की अपक्षेपण कहा जाता है, जब हमारे वायुमंडल में देखिए दो मोस्टली गैस, एक नाइट्रोजन और सल्फर का जो डाइऑक्साइड गैस रहता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये पानी के कणों के साथ क्या कहते हैं अभिक्रिया करते हैं और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और बारिश के साथ नीचे आते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है हमारे पास अम्ल वर्षा होता है।
क्या कारण है, देखिए क्या 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 प्रभाव हो सकते हैं हमारे पास एसिड रेन के। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द काउजेज ऑफ एसिड रेन आर सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स विच मिक्सड विद द वेट कंपोनेंट। देखिए जो एसिड रेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वो पानी के साथ मिल जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आराम से पानी में मिलेगा। और ये दो प्रकार के देखिए हमारे कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को इफेक्टेड करते हैं, जो हमारे खेत खलियान उनको इफेक्टेड करते हैं, ये बताया हुआ है। तो अम्ल वर्षा कारण देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के कण है जो वर्ष के गीले घटकों के कारण मिल जाते हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन जो कण पानी मिल जाते हैं और दो तरह से पाए जाते हैं, या मानव निर्मित उत्सर्जन के रूप में जब उद्योग से निकलते हैं उनमें क्या करते हैं मिल जाते हैं, या प्राकृतिक कारण जैसे वातावरण में बिजली गिरने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये तो कारण हो गया हमारे पास। क्या प्रभाव है? प्रभाव तो देखिए बहुत सारा होता है। एग्रीकल्चर हमारा जो खेती है, प्लांट्स एनिमल सबके हानिकारक होता है। जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी धुल के क्या होते हैं अलग हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए कि एसिड रेन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट तो एग्रीकल्चर पर डालता है, मट्टी को ज़्यादा एसिडिक कर देता है। और मानव के जीवन में देखिए हमें कह सकते हैं हमें स्किन में बहुत सारी बीमारियाँ होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। व्हेन एसिड रेन फॉल्स डाउन एंड फॉल्स इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड, ये इफेक्टिव जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको भी क्या करता है प्रभावित करता है। जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर को उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये बात ये बताया हुआ है यहाँ पर कि अम्ल वर्षा कृषि पौधे और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यह पौधों के विकास और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सभी पोषक तत्वों को धो देता है। अम्ल वर्षा कृषि को प्रभावित करती है। जिस तरह से यह मिट्टी की संरचना को बल देती है, यह जानवर और मनुष्यों में श्वसन संबंधी क्या होता है कारण बनता है। इसके साथ ही देखिए जब अम्ल वर्षा नीचे गिरती है और नदियों और तालाबों में बहती है तो यह जलीय जो है पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करती है, इकोसिस्टम प्रभावित करती है। यह पानी की जो रासायनिक संरचना को एक ऐसे रूप में देती है जो वास्तव में जीवित रहने के लिए क्या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक, यानी हमारा जो वाटर रहता है उसे एसिडिक बना देती है, जिसमें जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जो जलीय जीव रहने वाले उनमें रहने में देखिए बहुत दिक्कत हो जाती है और ये जल प्रदूषण का भी कारण बनता है। तो ये हिसाब से आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। फिर अगला सवाल है आपके पास, एक आयुष के बारे में आपको लिखना है। ये किसी का नाम नहीं है, पहले बता दूं। आयुष एक सरकार के द्वारा देखिए कह सकते हैं कि मेडिकल टर्म है। इसको आप लोग फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कि कह सकते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, और यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हो होम्योपैथी। और इसका फुल देखिए जो कह सकते हैं कि फुल टर्म वाइज आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि आयुर्वेद क्या होता है, योगा से आप क्या जानते हैं, नेचुरोपैथी क्या होता है, यूनानी क्या है, सीधा क्या है, या फिर होम्योपैथी क्या होता है। तो ये यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी के लिए लिखा हुआ है कि आयुष के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर लिखते रहिएगा। तो आयुष उन चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है जिनका भारत में देखिए अभ्यास किया जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, ये सारे के सारे कुछ इनके टाइप है। ये प्रणाली निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित है और रोगों को रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर स्थापित अवधारणाओं के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका प्रस्तुत करती है। स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन सभी प्रणालियों का मूल दृष्टिकोण समग्र है। इस वजह से देखिए आयुष प्रणाली में रुचि का पुनरुत्थान हुआ है। योग अब वैश्विक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया और कई देशों ने इसे अपने स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में एकत्रित करना शुरू भी कर दिया। इसी तरह जो आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, सिद्ध और यूनानी के सिद्धांतों और अभ्यास को समझने के लिए विशेष रूप से गैर संचारी रोग, NCD, जीवन संबंधी विकार, दीर्घकालिक रोग, बहु दवा प्रतिरोधी दवाइयों हो गया, नई दवाओं के उद्भव में चिकित्सा में जो बढ़ती चुनौतियों के कारण बड़ी जिज्ञासा है। 1995 में देखिए इन प्रणालियों में इष्टतम और केंद्रित विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी यानी ISM एंड जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है एक विभाग बनाया। 2003 में इस विभाग को नाम बदल के आयुष रख दिया गया। आयुष दवाएं जो अनुभवी चिकित्सा की श्रेणी में आते हैं, लगातार लागत प्रभावी होते हैं और सुरक्षा मददों और कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास समय परीक्षण के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। आयुष दवाओं का व्यापक रूप से एक अकेले विकल्प रूप में या दीर्घकालिक रोगों के बायोमेडिसिन के साथ सहायक होता है। इसलिए स्वास्थ्य प्रतिमान की आय इस बदलाव के कारण अब आयुष की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए सरकार स्वास्थ्य देखभाल में बहुत लाभ कर रही है, दृष्टिकोण में उत्साहित कर रही है और जहाँ हर चिकित्सा प्रणाली को अपनी स्पष्टवादिता या स्पष्ट शक्ति के आधार पर विकसित होने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। तो ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ सवाल लगभग 63 क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो दिखा दिया। आशा करूंगा कि देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत करिए, क्योंकि YouTube का देखिए रीच पहुंच रहा है मेरे चैनल का। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों शेयर कर दीजिएगा तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं आपसे बच्चों को यहां पर बना रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा है। और इसके बाद देखिए आपसे बच्चों को जो सब्जेक्ट वाला पार्ट आया तो कम से कम 15 मार्क्स आपको देके जाएगा और इंग्लिश दोनों में अगला सवाल देखिए आपसे इसके लिए आप पूछते रहिएगा। तो जितना हो सके कि योगा क्या होता है वो सब्सक्राइब करिएगा, तो योगा बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर अपडेट आप चलाओ। देखिए एक अभ्यास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके बारे में
बताना है क्या क्या बेनिफिट्स है योगा के, तो ये भी आप जानिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले हिंदी में आंसर। तो योग एक क्या है, देखिए प्राचीन और जटिल अभ्यास है जिसकी जड़ें भारतीय दर्शन में। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ है, लेकिन शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के एक रूप में ये लोकप्रिय हो गया है। योग के देखिए स्वास्थ्य लाभ बहुत से हैं, जैसे ये तनाव से राहत देने में, अच्छी स्वास्थ्य आदतों का समर्थन और मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य, नींद और संतुलन में सुधार करके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगा। पीठ के देखिए निचले हिस्से के दर्द और गर्दन के दर्द से छुटकारा पाने और संभवतः तनाव प्रकार के सिर दर्द और घुटने के पुराने ऑस्टियोपैथी जैसे हड्डी का दर्द होता है, आपको मालूम होगा, आपने ऐड भी देखा होगा, ऑस्टियोथोरेसिस नाम का कोई बीमारी होता है, उससे मदद करता है। अधिक वजन वाले या मोटे लोगों को वजन कम करने में मदद करता है। लोगों को धूम्रपान छोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो योग के देखिए कुछ फायदे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास ये हिंदी में लिखा होता है, अब यही सवाल देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि है योगा क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये यहाँ और नीचे लिखा हुआ है। तो इससे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, होम्योपैथी क्या होता है। तो होम्योपैथी जिस तरह आप मानते होंगे कह सकते हैं एलोपैथी, जिसे हम लोग दवाई खाना हो, ये भी देसी दवाई खाना है या फिर कह सकते हैं, और होम्योपैथी हो गया मतलब ये लंबे समय तक जो दवा खाना रहता है हमें। और आपके आसपास भी बहुत से ऐसे डॉक्टर हो जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यही बात देखिए यहाँ पर हिंदी माध्यम के दायरे में लिखी हुई कि होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा का 200 साल पुराना रूप है जो उपचार की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने और शरीर को ठीक करने का क्षमता को मजबूत करने का दावा करता है। इसका अभ्यास करने वालों को दवा या समानता के साथ समान के इलाज के सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा की एक समग्र प्रणाली है। यह विशेष रूप से अत्यधिक पतला तैयार करने का उपयोग करके बीमारी के लिए शरीर की स्वयं की उपचार प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने का दावा करता है। होम्योपैथी का कहना है कि उनका जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत जीवन शैली और वंशानुगत कारकों के साथ साथ रोग के इतिहास को ध्यान रखते हुए पूरे व्यक्ति का इलाज यहाँ करना चाहता है। इसलिए इनका जो चूँकि जो यहाँ पर सभी लोग हैं वो अद्वितीय होम्योपैथिक दवाएं व्यक्ति के इलाज के लिए निर्धारित की जा सकती है। तो ये बात यहाँ लिखा हुआ, आप इसे कॉपी में अपने नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीज या ऑक्यूपेंसी डिजीज क्या होता है। और बहुत अच्छा सवाल है, देखिए परीक्षा में VVI सवाल है, ये मार्क कर लीजिएगा। 10 से 12 नंबर का सवाल देखिए ये एग्जाम में आता है। तो क्या है ये ऑक्यूपेंसी डिजीज, इसको हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए जानेंगे। तो अधिवास रोग इसे शायद हिंदी में कहा जाता है, या व्यावसायिक रोग, सबसे अच्छे से व्यावसायिक रोग कहा जाता है। तो जब कोई भी विशेष व्यवसाय या उद्योग से कोई लोग जुड़ा होता है, इसमें जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक रोग या बीमारी नाम से जाना जाता है। इस तरह के लोग विभिन्न प्रकार के जैविक, रासायनिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण से होते हैं, जो कार्यस्थल में जब मौजूद होता है, लंबे समय काम करेगा, रोजगार के दौरान सामने आते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा स्वास्थ्य पर सभी प्रकार के कार्यों प्रभाव के साथ साथ एक कार्यकर्ता की जो क्षमता होती है और दक्षता पर स्वास्थ्य के प्रभाव से संबंधित होता है। अब व्यावसायिक रोग काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं और जो कामकाजी परिस्थितियों में इनका पता लगाया जा सकता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को नियंत्रित करने के काम से संबंधित जो बीमारी होगी और यहाँ पर जो दुर्घटना होगी, ये सारी की सारी बातें यहाँ कम हो सकती है, जबकि कर्मचारी स्वास्थ्य और मनोबल में भी सुधार हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम अनुपस्थिति और कम कर्मचारी दक्षता में वृद्धि होती है। ज़्यादातर मामलों में नैतिक और वित्तीय लाभ व्यावसायिक खतरों को दूर करने से लागत कहीं अधिक है। और ये यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसे जो लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए आप लोग, ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसे। अगला सवाल है आपके पास कि क्या क्या स्टेप है कि हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज को, व्यावसायिक बीमारी को देखिए रोक सकते हैं, क्या कारण है हमारे पास। तो व्यवसाय रोकने और नियंत्रित करने के कुछ उपाय बताए गए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कार्यस्थल में जो खतरों का उन्मूलन है, उनमें व्यावसायिक रोगों को रोकने का आदर्श तरीका काम के माहौल में खतरों को जन्म करता है। इस प्रकार यह उचित होगा कि ऐसी कार्य प्रक्रिया को ना अपनाया जाए जो जोखिम उत्पन्न करे। काम के माहौल में खतरे के बिना कर्मचारी व्यावसायिक बीमारियों से पीड़ित नहीं होंगे, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक फोटो नजर आ रहा होगा कि ये यूजी सेमेस्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का देखिए ये 29 मिनट का वीडियो में 1 मिनट 59 सेकंड वॉच मिनट किया है। आप बता दिए 29 मिनट का वीडियो अगर 1 मिनट 59 सेकंड देखना है तो उससे जब भैया मत देखिए, ऊपर से आपको चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। मैंने सिर्फ वहाँ पर आपसे बच्चों कॉन्सेंट्रेट मोस्टली क्वेश्चन जो है इंग्लिश में हिंदी दोनों डिस्कस किया। कुछ भाग है जो मैंने आपसे बच्चों को अपने कहा था कि आप लोग खुद बना लीजिएगा। ऊपर से 1 मिनट अगर 59 सेकंड देखना तो मत देखिए, उससे अच्छा मैं नहीं बनाने वाला झूठ मूठ का वीडियो। क्यों बनाया जाओ, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है। अभी जो इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ का मेरे पास जो एडिटर है वो 29 मिनट से 30 मिनट से ऊपर वीडियो एडिट ही नहीं कर सकता।
इसलिए बाकी का वीडियो मुझे फिर से अलग बनाना पड़ेगा। अभी जो वीडियो अपलोड होगा इसको बनाने में कितना मेहनत लगा आप लोगों को नहीं पता चलता। आप लोगों को लगता है कि हाँ गेस्ट पेपर है पढ़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होने वाली। देखिए अगर आपके पास गेस्ट पेपर है, आज गेस्ट पेपर से पढ़ के जाइए। आप पढ़ना चाहते पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब जो भी आएगा आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना है तो देखिए बता दीजिए वो भी, वरना मैं नहीं बना जाऊँ झूठ मूठ का। अगला कंटेंट देखिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो को देखिए जितना हो, अगर अच्छा व्यू आएगा, अच्छा व्यू ड्यूरेशन आएगा, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब, तभी अगला वीडियो। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर ये देखने मिलता है कि 1 मिनट 59 सेकंड वीडियो देखा जा रहा है तो उससे अच्छा मत देखिए यार। क्यों मेहनत करने जाऊँ झूठ मूठ का, आप बता दीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोला तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा देखिए जो भी राय है मैंने आपको बता दिया। अगला वीडियो चाहिए तो वीडियो को शेयर करिए, अच्छा व्यू आया तो ही अगला वीडियो बनानी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।